स्वागत दोस्तों, आपका के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताएंगे कैसे चुनाव से पहले बीजेपी पर लगे हैं रिश्वत देने के गंभीर आरोप। दोस्तों बताएंगे क्या मोदी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। एक बड़े व्यक्ति की ओर से इस मुद्दे को लेकर जमकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर अमित शाह और मोदी जिस मुद्दे को लेकर एनडीए गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, दोस्तों जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है। बताएंगे क्या है पूरा मुद्दा दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए किस तरीके की बड़ी साजिश की गई है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बदलाव होकर रहेगा, बिहार परिवर्तन चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई सारे लोग लगातार बिहार का चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों ऐसे में मोदी के द्वारा एक बड़े योजना का आरंभ बिहार में करा गया। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां पर रोजगार महिला रोजगार योजना के नाम पर 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं को देने का फैसला लिया गया है। दोस्तों एक तरीके से चुनाव से पहले 10,000 रुपए देकर वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि अब चुनाव आयोग से भी इस मामले को लेकर तीखे सवाल पूछे गए हैं। आपको बता दें कि आईपीएस की नौकरी करने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राय ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर एक चैलेंज दिया है और कहा है कि बिहार के अंदर चुनाव आयोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? चुनाव आयोग वाले आप लोग क्या जिंदा भी हो या नहीं हो? बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए केवल इसी महीने देकर एक बार देकर वोट खरीदा जा रहा है और आप लोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। यानी दोस्तों चुनाव का ऐलान अगले 10 दिनों के अंदर हो जाएगा, ये बात अब लगभग सबको पता है। दोस्तों उससे पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और 10,000 रुपए देने का ऐलान मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत किया गया है, जिससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं के वोटों को प्रभावित करने के लिए यह पैसा देने का एक पूरा मामला है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एम नागेश्वरा ने यह बड़ी जानकारी दी है और ये काफी गंभीर मामला है और इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को तत्काल कार्रवाई करते हुए इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर सफेद खरीद फरोख्त का मामला है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो चुनाव से कुछ दिन पहले आकर बिहार में लोगों को इस तरीके से पैसे बांट रहे हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और एम नागेश्वर राय के बयान को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक और महिलाओं को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो दूसरी और एक और बड़ा प्रयास किया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा, बल्कि मोदी और अमित शाह के द्वारा बिहार में आकर विकास की बात करने की जगह सीमांचल क्षेत्र के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने को लेकर कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों अररिया में अमित शाह मौजूद थे, जहां पर अमित शाह कह रहे थे कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, यानी बिहार से घुसपैठियों को बाहर करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद वो पूरे अपने भाषण के दौरान घुसपैठी बांग्लादेशी इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द बयान दे रहे थे। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है वो विकास से अलग घुसपैठ का मुद्दा बन चुका है। दोस्तों अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया, नरेंद्र मोदी हूबहू उसी तरीके का बयान दे रहे थे। दोस्तों पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिहार के चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा बनाएगी। दोस्तों हालांकि घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी को झारखंड में पहले ही हार का सामना करना पड़ा है, इसके बावजूद बीजेपी इस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों और अमित शाह मोदी के बयान के बाद जब जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी आर से पूछा गया कि क्या आप लोग भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाए जाने का समर्थन करते हैं, तो इस पर दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमारा इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम लोग आपसी भाईचारे को बनाए रखने की राजनीति करते हैं, हम लोग सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, विकास की बातें करते हैं। यानी मोदी और शाह के द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा है दोस्तों, उस मुद्दे से अपने आप को अलग कर रही है जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की पार्टी। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन में एक मुद्दे को लेकर एकजुटता देखने को नहीं मिल रही दोस्तों, और जिस मुद्दे पर अमित शाह और मोदी हर जगह जाकर भाषण दे रहे हैं, उस पर बीजेपी के सहयोगी अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो इससे आप लोग समझ जाइए कि कैसे बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में अलग अलग मुद्दों को लेकर पार्टी के लोगों में आपसी मतभेद है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर बीते दिन 2 बजे नागरिक समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विरोध किया जाने वाला था दोस्तों, यानी एक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था। इस कार्यक्रम का नाम था मतदाता अधिकार सम्मेलन, जिस सम्मेलन में सभी लोग इकट्ठा होकर वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले थे। दोस्तों कथित वोट चोरी के खिलाफ ये आह्वान किया गया था और एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी चर्चा होने वाली थी। सम्मेलन को रोकने के लिए पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। दोस्तों सम्मेलन स्थल पर पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम को ये कहते हुए पुलिस ने रुकवा दिया कि इसके लिए थाने से इजाजत नहीं
ली गई। इस दौरान पुलिस ने पर आकर स्मृति भवन को भी बंद कर दिया दोस्तों, बैरिकेडिंग लगा दी गई। यानी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए वोट चोरी का कार्यक्रम दोस्तों एक पॉलिटिकल कार्यक्रम था, इसमें डिस्कशन होने वाले थे, इसमें पुलिस की अनुमति क्यों लेना जरूरी था दोस्तों, ये गंभीर सवाल है जिस पर अभी तक तो कोई जवाब सामने नहीं आया। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये डर का माहौल है। जिस तरीके से वाराणसी के अंदर नरेंद्र मोदी के चुनाव की गिनती के दौरान पिछड़ जाने के बाद वापसी को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो एक ऐसा मामला है जिस पर बीजेपी शायद बहस नहीं चाहती, इसीलिए पुलिस वालों को भेजकर जैसे तैसे लोगों को बहस करने से या आपस में डिस्कशन करने से रोका जा रहा है। लेकिन कब तक रोक पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के जमुई के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती शनिवार को जमुई पहुंचे दोस्तों। इस दौरान उन्होंने सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं से मुलाकात की। +2 हाई स्कूल में नेस्ले की ओर से निर्मित ऑरेंज टॉयलेट का भी उन्होंने उद्घाटन किया दोस्तों। इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम लोग यह नहीं कहेंगे कि हमें 50-60 सीटें चाहिए, ना ही हम ये कहेंगे कि 25 से 30 सीटें हम जीत कर दे देंगे। हम तो कहना चाहते हैं कि हम जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बात को दिमाग में रखकर लड़ेंगे कि हम उनको जिताकर ये सीटें देंगे। उन्होंने इसके बाद आगे कहा कि गठबंधन में बैठकर सारे फैसले होंगे, यानी मीटिंग में ही सारे फैसले होंगे। इससे पहले चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे थे दोस्तों और तमाम तरीके के सीटों को लेकर दावे कर रहे थे, लेकिन अब उनके बयान में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इससे जुड़ी भी पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के किशनगंज के कोचा धामन विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और आरजेडी के नेता मुजाहिद आलम ने शनिवार को AIMIM पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तंज कसा दोस्तों। उन्होंने AIMIM पार्टी की तुलना बजरंग दल से कर दी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला दोस्तों। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी आजकल सीमांचल न्याय यात्रा निकालने के लिए सीमांचल क्षेत्र में मौजूद है। ओवैसी के सीमांचल में मौजूदगी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कई सारे नेता नाराज है दोस्तों। आरजेडी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में कोचा धामन से उतरेंगे मुजाहिद आलम, तो उनको पता है कि उनके लिए अगर कोई दिक्कतें पैदा कर पाएगा तो वो AIMIM का उम्मीदवार है। अगर AIMIM का मजबूत उम्मीदवार कोचा धामन से मैदान में उतरता है तो फिर उनके लिए आरजेडी के उम्मीदवार के लिए सीट काफी डिफिकल्ट हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए नेता मुजाहिद आलम की ओर से यह बयान सामने आया है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, महिलाओं के नाम 3 से 5 डेसिमल जमीन और 200 यूनिट फ्री बिजली के साथ साथ राजस्थान की तरह 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। प्रियंका गांधी ने पटना में मोतिहारी में 2 जगह पर ये जो वादे किए हैं दोस्तों, ये महिलाओं के बीच में काफी चर्चा का विषय बनी है। 24 सितंबर को पटना में राहुल गांधी ने EBC SC ST को शहर में 3 और गाँव में 5 डेसिमल जमीन देने का वादा किया था दोस्तों। अति पिछड़ा और महिलाओं को नीतीश का वोट बैंक माना जाता है। प्रियंका गांधी 26 तारीख को महिला समाज के लोगों को अपने साथ में लेने के लिए यह वादा करती रही दोस्तों। इससे पहले राहुल गांधी ने अति पिछड़ा समाज के लोगों को साधने के लिए भी अपना वादा किया है। तो दोनों नेताओं की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो जनता दल यूनाइटेड का एक मजबूत गढ़ माना जाता है दोस्तों, जो मजबूत वोट माने जाते हैं अति पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग, उनको इंडिया अलायंस के साथ में जोड़ा जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है। पहले राहुल गांधी ने 10 वादे किए, फिर प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर स्पेशल वादा किया और इन्हीं वादों का असर बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि प्रियंका गांधी जब भी जहां भी जाती है महिलाओं से वादा करती हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में एक मैसेज जाता है कि प्रियंका गांधी खुद भी महिला है और उन्होंने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में भी वादा किया था, कर्नाटक में भी वादा किया था। हर जगह उन्होंने सशब्द अपने वादे को मैदान में उतारा, यानी जो बोला वो किया। 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया गया था, तीनों राज्य में लागू कर दिया गया दोस्तों। और अब बिहार के अंदर भी महिलाओं को 2100 रुपए हर प्रत्येक महीना देने का वादा प्रियंका गांधी मोतिहारी में करके आई है और प्रियंका गांधी के द्वारा बोला गया है दोस्तों। तो इसका सीधा मतलब यह है कि बात एकदम स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी बीजेपी को अब बैकफुट पर धकेल रही है दोस्तों। प्रियंका गांधी का वादा जरूर महिलाओं के बीच में गूंज रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग की कोई और राय है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा ताकि पता चले कि आखिर आप लोग इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इन दिनों बिहार के दौरे पर है दोस्तों। शंकराचार्य ने बिहार के 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है दोस्तों। वहीं अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बयान दिया है। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री को सत्ता लोभी करार दे दिया दोस्तों। दरअसल रोहतास जिले के डेहरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा हमला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी को लेकर कि पहले हमको बताया जाता था कि वो सत्ता लोभी नहीं है, बल्कि वो बताते थे कि मैं जब चाहूंगा सत्ता से दूर हो जाऊंगा, मुझे सत्ता का कोई
लोभ लालच नहीं है, लेकिन अब 75 साल हो गए जब उनको अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे क्योंकि उनको सत्ता का लोभ और लालच है, इसीलिए वो दूर नहीं जा रहे। सत्ता छोड़कर इससे पता चलता है कि वो त्यागी व्यक्ति नहीं है बल्कि सत्ता लोभी व्यक्ति है। बात तो एकदम सही है दोस्तों। अगर नरेंद्र मोदी को वाकई सत्ता से कोई लोभ नहीं होता तो वो खुद आकर बोलते कि मैं 75 साल का हो गया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस पोस्ट से इस्तीफा दूं, प्रधानमंत्री का पद छोड़ूं और किसी युवा को मौका दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपना पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं है दोस्तों, जबकि दुनिया भर के अंदर सबको पता था कि बीजेपी के अंदर ये 75 साल वाला नियम लागू हो गया है, जहां पर वरिष्ठ नेताओं को 75 साल से ज्यादा का बताकर रिटायर्ड कर दिया गया था। लेकिन मोदी को लेकर एकदम शून्य पड़क सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी पर दो नेताओं का कब्जा हो गया है। मोदी और शाह के सारे लोगों का कब्जा हो चुका है दोस्तों। अपने हिसाब से बीजेपी चला रहे हैं, यानी भाजपा के जो पुराने वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, भाजपा को बनाया, उनको साइडलाइन करने के लिए तथाकथित नियम बना दिया गया। लेकिन जब वो नियम अपने पर लागू करने का टाइम आया तो उसके बाद मोदी और शाह इस नियम को ही भूल गए हैं दोस्तों, 75 साल वाले नियम को। आप लोग अगर मानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब में पहली बार नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए सत्ताधारी पक्ष के लोग दोस्तों। सदन में 20 मिनट के लिए सदन को इतना ज्यादा हंगामे पूर्ण बना दिया गया कि बाद में स्थगित भी करना पड़ा कार्यक्रम। दरअसल पहली बार पंजाब विधानसभा के अंदर ऐसा देखने को मिला है दोस्तों कि सत्ताधारी दल के लोग जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते खोलते वेल में आकर जोरदार प्रदर्शन करते करते बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे दोस्तों। सभी विधायकों ने अपने हाथ में तख्तियां ले रखी थी। इन तख्तियों पर लिखा हुआ था कि मोदी जी का 1600 करोड़ का जुमला, और जोरदार तरीके का विरोध कर रहे थे दोस्तों। आप लोग क्या इस पूरे प्रकरण पर मानते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पंजाब में मोर्चा खोल रही है दोस्तों, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है उसको अपना रही है, जबकि सत्ताधारी दल को अमूमन विरोध नहीं करना चाहिए। सदन के अंदर तो कम से कम काम काज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदन की कार्रवाई को चलाने का काम और जिम्मेदारी राज्य की सरकार की होती है। राज्य सरकार में जो लोग सरकार चला रहे होते हैं उन पार्टियों की होती है, चाहे राज्य या केंद्र का मामला हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सत्ताधारी दल के लोग ही खुद प्रोटेस्ट में लग गए, तो इससे पता चलता है कि शायद उनको इस बात से ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है, चिंता नहीं है कि सदन चले या ना चले, जो कि उनको होना चाहिए था। आप लोग क्या मानते हैं दोस्तों कि इस तरीके से सत्ताधारी दल के लोगों का सदन के अंदर विरोध करना, वो भी वेल में आकर 20 मिनट के लिए कार्यक्रम को स्थगित भी करवा देना, क्या ये सही ट्रेंड है या फिर गलत है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा जब भी सत्ता में रही है तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी संभाली है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि वो हमेशा विपक्षी बातें सुनते आए, क्योंकि उनको पता था कि सदन की कार्रवाई चलाना सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सदन की कार्रवाई चलाना सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं होती, और इसीलिए सत्ताधारी दल के लोग भी विरोध करते हुए सदन की कार्रवाई को स्थगित करवा देते हैं। ये नए तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है देश भर के अंदर दोस्तों। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा दायर किए गए अलग अलग याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है दोस्तों। इन याचिकाओं में कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी दोष सिद्धि को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है दोस्तों। उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा से पूछा कि अदालत दोष सिद्धि पर रोक कैसे लगा सकता है। हालांकि दोस्तों इस पूरे मामले पर अभी तक जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं आजम खां को लेकर जिस तरीके से फंसाने का काम किया गया था, उसके बाद वो जेल से बाहर आए हैं, तो अब बीजेपी सरकार को कई सारे मामले पर इसी तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोष सिद्धि पर रोक दुर्लभ मामलों में ही लगाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर सजा को निलंबित किया जाता है। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी दोष सिद्धि को निलंबित करने से इंकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोस्तों अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस थमाया है, तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या बोला जाता है। कुल मिलाकर आजम खान अगर जेल से बाहर होते हैं और विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो समीकरण एक अलग ही तरीके के होंगे, ये बात सबको पता है दोस्तों। इसीलिए आजम खान को कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोग कोशिश करते हैं कि जेल में ही रखा जाए, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तो समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके की जीत हासिल करेगी और भाजपा को इसी बात का डर लगता है। हालांकि आजम खान पिछली बार 2024 के चुनाव में जेल में बंद थे, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पानी पिला दिया। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा पर साउथ अमेरिका जा रहे हैं दोस्तों। वहां उनकी मुलाकात कई देश के माननीय राष्ट्रपति और प्रमुख नेताओं से होगी। लोकतांत्रिक और सामायिक मुद्दों को लेकर, संबंधों को लेकर भी चर्चा होगी दोस्तों। वे ब्राजील, कोलंबिया समेत कई देशों के नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल लीडर्स यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे दोस्तों। राहुल गांधी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं कि राहुल गांधी भारत विरोधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी स्टूडेंट से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, उनसे नई तरीके की राजनीति को लेकर भी चर्चा करते हैं कि आखिर उनके देश में किस तरीके की राजनीति हो रही है, कैसे लोगों को न्याय दिलवाया जा रहा है और इस पर विस्तृत चर्चा की जाती है। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों और दुनिया भर के अंदर बीजेपी के लोग इस बात का दावा करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो अगर भारत लोकतांत्रिक देश है तो भारत को दुनिया भर के देशों से सीखना चाहिए कि आखिर जहां जहां पर लोकतंत्र है वहां पर लोकतंत्र की क्या प्रणाली इस्तेमाल की जा रही है, जिससे लोगों के सारे मुद्दे को सुना जाए और बीजेपी यानी सत्ताधारी दल तक पहुंचाया जाए। राहुल गांधी इसी बात को लेकर डेमोक्रेसी पर चर्चा करने के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जिससे भाजपा वालों को तुरंत डर लगने लगता है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा बीजेपी वालों के बारे में जो हर चीज से डरने लगते हैं और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया, इसके बावजूद बीजेपी के लोग उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है दोस्तों। हाईकोर्ट ने इस साल 4 अप्रैल को अपने आदेश में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायिक सेवा भर्ती और सेवा की शर्त नियम 1994 में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया था दोस्तों। यह संशोधन जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है। साल 2015 में किया गया यह संशोधन हाईकोर्ट को यह अधिकार देता है कि अगर लगातार 2 भर्ती परीक्षाओं में एडवोकेट कोटे यानी बार कोटे से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो जिला अदालतों में कार्यरत जजों से इन पदों को भरा जा सकता है। अब इस मामले को लेकर और सुनवाई होने वाली है दोस्तों। कुल मिलाकर ये बड़ा मामला है, जिससे कहीं ना कहीं जजों की नियुक्ति के मामले को लेकर कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ राम रहीम को पेरोल पर छोड़ा जा रहा है, जबकि सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी लद्दाख में भी मणिपुर जैसे हालात पैदा करना चाहती है। राम रहीम को पेरोल दिलवाती है भारतीय जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविदों को, पर्यावरणविदों को जेल में बंद किया जा रहा है और एनएसए जैसे गंभीर धाराओं में बुक किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। कन्हैया कुमार समेत अन्य लोगों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है दोस्तों। इसी के साथ में पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ता की एक बैठक आयोजित की गई दोस्तों। इस बैठक का नेतृत्व पूर्व विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने किया, जिसमें प्रखंड स्तर के सभी बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने बिहार सरकार की महिला उत्थान योजना के लिए डबल इंजन सरकार को सराहा दोस्तों। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर वो आगे दावा करते हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा सीट को लेकर अभी उठापटक चल रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पिछले 5 सालों से क्षेत्र में सभी के कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी को बताया है दोस्तों। वर्तमान में आरजेडी के विधायक अनिरुद्ध कुमार पर तीखा निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि विधायक घमंड में चूर है। कुल मिलाकर दोस्तों उनको उम्मीद है कि टिकट दिया जाएगा रणविजय सिंह को, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना उम्मीदवार बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बरेली हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार किए गए हैं। 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। 10 एफआईआर दर्ज किया गया है। बरेली जिला के अंदर हिंसा पर एसएसपी अनुराग आर्य की ओर से कहा गया कि 7 दिन में इस घटना की जो साजिश चल रही थी उस बारे में जानकारी इकट्ठा की गई है। पुलिस ने चाकू, तमंचे, ब्लेड और पेट्रोल की बोतलें बरामदगी की है और आगे और भी कई सारे बड़े दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि प्रशासन जांच पड़ताल को लेकर जो बातें बोल रहा है उस पर कई तरीके के सवाल भी उठते हैं कि जांच क्या इतनी जल्दी हो गई कि दावा किया जा सके कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर इतने सारे पोस्टर लगते हैं, ऐसे में अगर एक पोस्टर लग रहा है तो उससे कुछ लोगों को दिक्कतें क्यों हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ किया जा सकता है, तो फिर कौन लोग हैं जो जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। पोस्टर लगने से विवाद कैसे हो सकता है, ये बात तो एकदम समझ से परे है। जरूर इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश है, जहां पर जानबूझकर पोस्टर लगाने से लोगों को रोका भी जा रहा होगा और पुलिस प्रशासन को सारे एंगल पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये काफी गंभीर मामला है। कुछ लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पोस्टरों को लेकर चल रहे विवाद के बीच दोस्तों अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आई लव मोहम्मद लिखे जाने का विरोध करते करते दोस्तों अब और आगे निकल गए हैं और विरोध के बाद आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर लिखकर पोस्टर लगाने लगे हैं दोस्तों। यानी हर जगह कोई ना कोई विवाद खड़ा करने के लिए ये लोग खड़े रहते हैं और इसीलिए इस तरीके के नए पोस्टर छपाए जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि ये पोस्टर लगाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, इसको भी हटाया जाना चाहिए। अगर वाकई नियम सब पर लागू होते हैं तो भाजपा के इतने
सारे बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे रहते हैं तो उस पर क्यों नियम लागू नहीं होता, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। क्यों भाजपा के नेताओं को बड़े बड़े पोस्टर लगाने की इजाजत मिल रही है और अन्य लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे प्रकरण पर। और भाजपा के नेता अमित त्रिपाठी के द्वारा लगाए गए इस पोस्टर को भी 2 शब्दों में अपने शब्दों में बयां कीजिएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बीच में दोस्तों खबर सामने आ रही है सीमांचल क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां पर अररिया जिले के अंदर शाह के सम्मेलन से पहले सोशल मीडिया में पोस्टर पर माहौल गर्मा गया। दोस्तों जोगबनी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और उग्र प्रदर्शन करते हुए लोगों ने बाजार को भी बंद करवा दिया। कथित तौर पर रोड़ेबाजी भी की गई दोस्तों और 1 घंटे तक स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि पोस्टर लगाए जाने को लेकर यहां पर विवाद हो गया था। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद जय भारत।